हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम आर्यन और जैसे कि आप सब जानते हैं आई एम आर्यन। और आज हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इन द लास्ट पार्ट हमने बात की थी वो कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि लोगों की जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उनको किस तरह की एट्रोसिटीज़ को झेलना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जब वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी तो राजा ने क्या किया, नए टैक्स को और नए टैक्स लाने के लिए उसने एक मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग 175 ईयर बाद कोई 170 ईयर बाद कोई एक ऐसी मीटिंग हो रही थी जिसमें थर्ड एस्टेट को बुलाया गया। ठीक है, तो ये मीटिंग बुलाई 5 मई 1789। 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई गई और जिसको एस्टेट जनरल मीटिंग बोल रहे हैं क्योंकि इसमें तीनों एस्टेट के लोग आए थे। तो जब तीनों एस्टेट के लोग आए तो राजा ने कहा कि जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी सोसाइटी की तो नए टैक्स लाने चाहिए। ठीक है, जिस चीज़ पे जो थर्ड एस्टेट थी वो राज़ी नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर नया भी कोई भी टैक्स आएगा तो वो टैक्स उन्हें ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो फर्स्ट एस्टेट पे करने वाली ना ही सेकंड एस्टेट पे करने वाली। और उन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया कि वहाँ पे क्या था कि जो वोटिंग सिस्टम था वो वन एस्टेट इजकल टू वन वोट, कि जो हर एस्टेट होगी वो वन वोट देगी। लेकिन थर्ड एस्टेट ने डिमांड किया कि पर हेड वन वोट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता था कि कोई भी नया जब कानून बनाया जाता था तो फर्स्ट एस्टेट के पास एक वोट हो गया, सेकंड एस्टेट के पास एक वोट हो गया, अब ये दो वोट हो गए इन पे, और थर्ड एस्टेट के पास एक वोट, तो वो हमेशा जीत जाते थे दो वोटों से, और उनके पास एक वोट है तो वो नहीं जीत पाते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पर हेड होनी चाहिए ताकि वो जीत सकें। लेकिन आपको लगता है कि राजा और जो क्लर्जी थे, नोबिलिटी थी, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते? नहीं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए जो लोग थे जो उस मीटिंग में आए थे वो बाहर निकले और एक टेनिस कोर्ट था वहाँ पे जाके इकट्ठे हो गए। और वहाँ पे जाके उन्होंने एक ओथ ली कि हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हम अपने फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट ना कर दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों के हित के लिए होगा, उनके फ्रीडम के लिए होगा, उनकी लिबर्टी के लिए होगा, उनकी इक्वालिटी के लिए होगा। तो वो वहाँ से निकले आते हैं और वो अपने आप को एक नया नाम देते हैं जिसे बोलते हैं नेशनल असेंबली। हम ये कह सकते हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे हम नेशनल असेंबली बोलते हैं। तो जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने उस चीज़ को इतना गौर नहीं दिया पहले तो शुरुआत में, लेकिन जैसे लोगों पे इतनी परेशानियां आ रही थी तो उन्हें एक टारगेट मिल गया कि हमें इन नोवेल्स पे और क्लर्जी पे टारगेट करना चाहिए। तो उन्होंने नोवेल्स पे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, उनके घर जलाने शुरू कर दिए, उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लगे। तो ये सारी चीज़ होने लगी, इतनी चीज़ें होने लगी कि क्लर्जी पे, नोबिलिटी पे, राजा पे इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि राजा को आखिर में इन लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और राजा ने कहा कि ठीक है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हो। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसके साथ साथ क्या हुआ, फ्यूडल जो सिस्टम था, जो फ्यूडल सिस्टम क्या था हम शॉर्ट में ही जानते हैं कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे उनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी। अब वो तो खुद तो खेती करेंगे नहीं, तो वो क्या करते थे, जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उनके जान पहचान के हैं तो उनको ज़मीनें दे देते थे कि तुम्हें इतनी ज़मीन दे दी, तुम्हें इतनी ज़मीन दे दी, तुम्हें इतनी ज़मीन दे दी, अब तुम्हें इस ज़मीन पे खेती बाड़ी करनी है और उससे जितना भी चीज़ें आएंगी उसको हमें देना है और थोड़ा बहुत जो बचेगा वो तुम्हें रख लेना है। ठीक है, तो ये था फ्यूडल सिस्टम। तो इस फ्यूडल सिस्टम ये हटा, क्यों हट, और ये हटने के साथ साथ जो चर्च की जो प्रॉपर्टी थी, जो क्लर्जी लोग हैं, नोबिलिटी लोग हैं, उनके पास जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर लिया गया। साथ के साथ जो चर्च जो टैक्स लगाता था, टिथिस टैक्स, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, उसको भी हटा दिया गया और कि अब ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इसका मतलब ये थोड़ी नहीं था कि राज हट गया, अब भी राजा के पास थोड़ी पावर थी, बस राजा की जो पावर्स थी वो लिमिट हो गई थी। अब क्या आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा उसके साथ साथ मोनार्की भी होगी। मोनार्की में, अब मोनार्की क्या होता है, मोनार्की एक सिस्टम होता है जिसमें राजा रूल करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जिसमें एक इंसान रूल कर रहा है मेजरली। तो मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है साथ में राजा भी रूल कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि पावर्स को ना, जैसे मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो इसी तरीके से पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
तो लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर वो ग्रुप होता है जो लॉज बनाता है कंट्री के लिए, जो लोगों के हित के लिए जो लॉज बनाते हैं वो हैं हमारे लेजिस्लेटिव। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो उस लॉज को फॉलो करवाते हैं, तो वो है हमारे एग्जीक्यूटिव। थर्ड इज जुडिशरी। अब एक ने कानून बनाया, एक ने फॉलो करवाया, अब मान लो कोई इंसान उन कानूनों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हु इज गोइंग टू सी कि कौन कानून फॉलो नहीं कर रहा है और कौन पनिशमेंट देगा? तो वो देगा जुडिशरी। तो ये तीन पार्ट्स में पावर को डिवाइड किया गया। साथ के साथ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। उन्होंने मैन के राइट को डिक्लेयर किया कि मैन क्या क्या कर सकता है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन नाउ, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैन, कि मैन क्या क्या कर सकता है, उनको वोटिंग राइट मिले। और वोटिंग राइट सभी को नहीं मिले, सिर्फ जो 25 साल से ऊपर की उम्र के जो मैन हैं, आदमी हैं, उन्हीं को वोटिंग राइट मिले, और वो भी वो जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट मिले। फिर धीरे धीरे इस चीज़ में भी, इस सिस्टम में चेंज होने लगा, और धीरे धीरे राजा को पूरी तरीके से हटा दिया गया और वहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम आ गया। तो समय के साथ साथ जो लोग थे वो ग्रुप बना रहे थे। ग्रुप, जब रिवॉल्यूशन होता है तो लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉमन पीपल आ गए, उन्होंने एक जैकोबिन क्लब बनाया, और उसका एक लीडर था जिसका नाम था रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर क्या था कि रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का हेड था। रिपब्लिक सिस्टम में एक चीज़ और हुई कि जो वोटिंग राइट जो 25 था पहले, और सिर्फ उनके लिए जो उन मैन के लिए जो टैक्स पे करते हैं। अब क्या हुआ, कोई भी जो 21 साल से ऊपर का है, सिर्फ मैन, उनको राइट टू वोट है कि वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो जैकोबिन जो क्लब का जो जो लीडर था रॉबेस्पियर, तो उसने पावर को होल्ड कर लिया, वो पावर में आ गया, ठीक है। जब वो पावर में आ गया तो उसके उसके जो टाइम पीरियड है उसको हम बोल रहे हैं रेन ऑफ टेरर, जो कि 1793 से 94 तक है, 1 साल तक रहा। तो इसे रेन ऑफ टेरर क्यों बोल रहे हैं? इनका मतलब होता है टाइम पीरियड, और टेरर का मतलब होता है डर। तो एक डर का समय है ना, डर का समय कह सकते हैं। तो ऐसा क्या किया था उसने कि ये डर का समय हो गया। अगर हम रॉबेस्पियर की बात करें तो उसने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की। वो स्ट्रिक्ट कानून लेके आया, लेकिन वो इतने स्ट्रिक्ट कानून लेके आया कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए अगर कोई चोरी भी करके आता था तो उसको ग्लोटिंग कर दिया जाता था। अब ग्लोटिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोटिंग का मतलब होता है, एक मशीन थी, मैं बना के दिखा देता हूँ, ऐसे करके, जिस पे 2 पोल्स लगे रहते थे और बीच में एक ब्लेड लगा रहता था। तो लोगों को क्या करते थे, इस ग्लोटिंग की मशीन से उनके गले को अलग कर देते, बेहेडेड कर देते थे, उनके गले को पूरी काट के अलग कर देते थे। तो अगर इंसान छोटी सी छोटी भी कोई अगर चोरी चकारी कोई कर लेता था या छोटा सा छोटा कोई क्राइम कर देता था तो उसको भी सेम सज़ा मिलती थी, उसको भी ग्लोटिंग कर दिया जाता था। तो लोगों में इतना डर कि भाई ये तो क्या कर रहा है, मतलब छोटी छोटी, तो लोगों में एक डर पैदा होने लगा। जब लोगों में डर पैदा होने लगता है और वो डर की लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो जाती है तो लोग बगावत को उतर आते हैं। तो ऐसा ही हुआ था कि रॉबेस्पियर को ही बाद में लोगों ने मिलके ग्लोटिंग कर दिया। उसी की जो मशीन जिसने बनवाई थी ग्लोटिंग के द्वारा, ग्लोटिंग एक इंसान था जिसने वो मशीन बनाई थी, उसी मशीन के द्वारा जो रॉबेस्पियर था उसको बाद में बेहेडेड कर दिया गया था, ग्लोटिंग कर दिया गया था। फिर जब रॉबेस्पियर हट गया तो वहाँ पे एक डायरेक्टरी सिस्टम आया। डायरेक्टरी सिस्टम में क्या था, 5 लोग थे जो डायरेक्टरी को चला रहे थे, लेकिन ये 5 लोग ऐसे थे बहुत ज़्यादा करप्ट थे। ये मिडिल क्लास के लोग थे, जो मिडिल क्लास की हमने बात की, और ये बहुत ज़्यादा करप्ट थे। ये लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये अपने बारे में सोच रहे थे, और इनका टाइम पीरियड बहुत अनस्टेबल था, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा होता है हिस्ट्री में कि कुछ समय के लिए कोई पीरियड अनस्टेबल होता है तो वहाँ कोई ना कोई लीडर राइज करता है। तो उसी तरीके से वहाँ एक लीडर राइज किया जो था नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट पहले वहाँ की आर्मी में था, और बाद में जब उसे चांस मिला कि जो डायरेक्टरी है वो कुछ नहीं कर रही है तो वो पावर में आ गया। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही कि उसने पावर अपहोल्ड कर ली, और वहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उसने पावर को अपहोल्ड कर लिया। तो हमने जब बात की थी कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो वहाँ हमने वुमेन की बात नहीं की थी, लेकिन वुमेन का सेकंड रिवॉल्यूशन चल रहा था, मतलब उनको
मोनार्की से लड़ना तो था, साथ में साथ उन्हें पैट्रियार्की से भी लड़ना था, पैट्रियार्की से भी उनको अपने आप को बचाना था। ठीक है, तो महिलाओं ने भी क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे शुरुआत से। वो भी अपने इंटरेस्ट के लिए, वो चाहती थी कि जिस तरीके के वेज आदमी को मिल रहे हैं उसी तरीके के वेज उनको भी मिलने चाहिए, जिस तरीके के राइट्स एक आदमी को मिल रहे हैं उसी तरीके के राइट्स उनको भी मिलने चाहिए, जिस तरीके के वोटिंग राइट्स एक मेल मेंबर को मिल रहे हैं उसी तरीके के वोटिंग राइट्स उनको भी मिलने चाहिए। तो वुमेन ने भी रिवॉल्यूशन करे और उनको लास्टली उनको वोटिंग राइट मिला इतनी लड़ने के बाद इन 1946 में जाके उन्हें वोटिंग राइट मिला। लेकिन सारी चीज़ें एक तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ स्लेवरी सिस्टम था, वहाँ लोगों को गुलामी करनी पड़ती थी, बंधुआ मजदूरी, मतलब उनको एक फार्म में बॉन्डेड लेबर कह सकते हैं कि वहाँ उन्हें फोर्स किया जाता था कि आपको इसी ज़मीन पे काम करना है, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उनको बांध दिया जाता था उसी एरिया में कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और अगर वो मर जाते थे तो उनके बच्चे को उनके बाप की जगह पे बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी, एक ऐसी मजदूरी जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, बस इतना मिल रहा है कि वो खा सकें, खा के बस उनका पेट भर रहा था। ठीक है, और इतना भी नहीं कि इतना भी पेट नहीं भर रहा था, सिर्फ इतना पेट भर रहा था कि वो जिंदा रह सकें, तो वो थी स्लेवरी। आखिरकार ये स्लेवरी को भी हटा दिया गया इन 1848 बाय द पीपल। लोगों ने जब बगावत करी तो इस 1848 में इस चीज़ को भी हटा दिया गया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो जो फ्रांस था वहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम आ गया पूरी तरीके से, और वहाँ के जो लोग थे उनकी लाइफ और सॉर्टेड होने लगी और अच्छी होने लगी, उनको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी सारी चीज़ें मिलने लगी। इनको हम जानेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, फ्रैटर्निटी क्या होती है। एवरीडे में क्या हुआ कि लोग जो सेंसरशिप लगाए थे, क्या क्या होता था कि जब भी इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्चुअल की बात की थी हमने, फिलोसफर्स की, तो वो अपने आइडियाज़ को किस में पब्लिश करते थे, न्यूज़पेपर पे। अब लोगों पे जब ये न्यूज़पेपर तक न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों पर बात पहुंचेगी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें बगावत करनी चाहिए, तो लोगों ने बगावत करना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये बात राजा को, नोबिलिटी को, क्लर्जी लोगों को पता चली, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत चीज़ है, इससे तो हमारा तख्ता पलट हो सकता है, हमें हटाया जा सकता है। तो उन्होंने उस पर सेंसर लगा दिया न्यूज़पेपर पे कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ होती थी ना तो उसको सेंसर कर देते, मतलब उसको वहाँ से काट देते थे, हटा देते थे उसको। तो सेंसरशिप हट गई, लोगों की लाइफ में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी आने लगी। अगर हम फ्रैटर्निटी की बात करें, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि एक दूसरे का ब्रदरहुड, कि सब एक प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी, कि अब ना तो कोई नोबल को प्रिविलेज मिलेंगे ना ही क्लर्जी को प्रिविलेज मिलेंगे, सब बराबर हैं। सरकार की नज़र में सब बराबर हैं। और जो जो सज़ा जुडिशरी एक कॉमन पीपल को देगी वही नोबल को देगी, वही प्रिस्ट को देगी, सबको बराबरी का अधिकार मिल गया। तो अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी की बात करें कि वॉट क्या मोरल वैल्यूज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दी, तो उसने हमें लिबर्टी के बारे में बताया कि आज़ादी क्या होती है, कि अपनी ज़िंदगी को चैन के साथ, अमल के साथ जो हम करना चाहते हैं वो कैसे कर सकें, और हम बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ कैसे जा सकें। दूसरा इक्वालिटी, कि बराबरी का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो महिला और आदमी में हो, चाहे वो एक फार्मर हो या फिर एक रिच मर्चेंट हो, सबके बीच में बराबरी का अधिकार, बराबरी होनी चाहिए। बराबरी इन द सेंस कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। थर्ड चीज़ डेमोक्रेसी, कि नाउ लोगों की, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि द रूल ऑफ पीपल, लोगों का रूल, लोग जहाँ रूल करते हैं अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से वोटिंग करके, उसको डेमोक्रेसी आने लगी। और हमने फ्रैटर्निटी की भी बात की कि फ्रैटर्निटी भी यहीं से आया, कि ब्रदरहुड, किस तरीके से अगर हम सब मिल जाए, हम अपने अगर मिल के एक साथ, एकता के साथ, यूनिटी के साथ अगर हम लड़ें किसी चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं और हम एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आइए जानते हैं हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा। आफ्टर नोइंग द नेपोलियन बोनापार्ट हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। एंड लेट्स सी। तो जो नेपोलियन था, वो नेपोलियन जो था
वो आर्मी में था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिसकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो उभर के आने लगी। तो जब हमने बात की थी अभी कि जब डायरेक्टिव सिस्टम था तो 1804 में वो रूलर की तरह उभर के आया। 1804 में वो रूलर की तरह उभर के आया। जब वो रूलर बन गया तो उसने नेपोलियनिक कोड लाया। नेपोलियनिक कोड, इस कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि कहाँ लिबर्टी होगी, इक्वालिटी कैसे होगी, फ्रेटर्निटी कैसे दी जाएगी लोगों को, और बहुत सारी चीज़। तो ये इसे बोलते हैं हम नेपोलियनिक कोड, कि बहुत सारे कोड लाए गए नेपोलियन के द्वारा कि ये चीज़ें होंगी। वो जैसे कि हमने बात की थी कि वो बहुत एक सोल्जर था पहले, तो वो चाहता था कि वो पूरे यूरोप को कनकर कर ले, पूरे यूरोप को कैप्चर कर ले। तो उसने मेजर जो पार्ट था यूरोप को उसको कैप्चर कर लिया था। मेजर जो यूरोप का जो पार्ट था उसको कैप्चर कर लिया था। बट जब रशिया की बात आई तो वो वहाँ फेल्ड हो गया। तो जब रशिया की बात आई तो वो वहाँ फेल्ड इन रशिया, तो वो रशिया में फेल्ड हो गया। रशिया में फेल्ड होने की वजह से और कब फेल्ड हुआ, 1850 में, है एट द प्लेस वाटरलू। वाटरलू नाम की जगह पे 1850 में उसको हरा दिया गया 1850 में। और जब वो हार गया तो उसको एग्जाइल में भेज दिया गया। एग्जाइल का मतलब होता है कि एक होता है ना उम्र कैद की सज़ा, एग्जाइल कर देना। तो एग्जाइल कर दिया गया, उसको एग्जाइल कर दिया गया। और जो यहाँ पे उसको एग्जाइल किया गया था वो सेंट हेलेना नाम की जगह थी। सेंट हेलेना नाम की जगह थी, और उसने आखिरी सांस वहीं ली और वो वहाँ मर गया। तो नेपोलियन हम का देख सकते हैं कि नेपोलियन किस तरीके से एक बहुत अच्छा सोल्जर था। उसमें इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी कि वो रूलर बन गया। 1804 में नेपोलियनिक कोड आए जिसमें बहुत सारी, उसने स्लेवरी को दोबारा लाया गया नेपोलियनिक कोड के थ्रू। लेकिन लोगों, ऐसा होता है ना कि लोगों को जब फ्रीडम के बारे में पता चल जाए, लिबर्टी के बारे में पता चल जाए और उनको पूरी चीज़ें नहीं मिल रही हो, अभी भी वो लिमिटेड चीज़ दे रहे हैं, तो लोग बगावत पे आते थे। तो लोगों ने उसके खिलाफ भी बगावत की। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रूलर था। वो पूरे यूरोप को कैप्चर करना चाहता था, उसने मेजर पार्ट को कैप्चर भी कर लिया था। लेकिन जब रशिया की बात आई तो उस टाइम पे वो फेल हो गया, और वाटरलू का जो उसका बैटल हुआ था उसमें 1815 में वो हार गया। और जब वो हार गया तो उसको एग्जाइल कर दिया गया। कहाँ पे, सेंट हेलेना नाम की जगह थी जहाँ पे उसको एग्जाइल कर दिया गया, और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो ये था नेपोलियन के बारे में। तो हमने पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा कि किस तरीके से क्या कॉजेज़ थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, और जो थर्ड एस्टेट थी उन्होंने किस तरीके से बगावत की, किस तरीके से वहाँ के राजा को हटाया गया, कैसे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर उसके बाद रिपब्लिक सिस्टम आया। फिर मैन ने तो अपनी जंग लड़ ली, साथ में वुमेन भी अपनी जंग लड़ रही थी, और उनको भी बाद में वोटिंग राइट मिले और सारे राइट्स उनको बाद में मिले। साथ के साथ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो लेगेसी छोड़ के गया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी की, जो और देशों ने उससे सीखी। तो ये था हमारा चैप्टर फ्रेंच